हेलो स्टूडेंट्स, फ्लक्स पढ़ रहे थे। हमने फ्लक्स के ऊपर चर्चा की थी और मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, तो वही सवाल मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहता हूं और उसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो हम शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। मैंने आपसे पूछा था कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई गोला है, ठीक है, और इस गोले के बाहर एक मैंने चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज रखा है मैंने। इसकी वजह से कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा। आप जानते हो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से इस गोले को पास करेगा, इस गोले को क्रॉस करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके अंदर कोई हमें शक नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये निकलेगा यहां से। और मैंने आपसे पूछा था कि इस गोले के अंदर से फ्लक्स कितना होगा यहां पर, तो आपने बोला था कि इस गोले में जितनी रेखाएं अंदर जा रही है ना उतनी रेखाएं बाहर आ रही हैं, तो इस गोले के अंदर जो फ्लक्स होगा ना वो जीरो होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा इसके अंदर से फ्लक्स। तो हमने लिखा था कि यहां पर जो फ्लक्स है ना इस गोले में वो हो गया है जीरो, क्योंकि जितनी रेखाएं अंदर जा रही हैं उतनी ही रेखाएं बाहर आ रही हैं। चलिए ठीक है, ये बात हमने आपकी मान ली थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक गोला आपके पास इस प्रकार से हो, एक स्फीयर हो आपके पास, और स्फीयर के सेंटर पे, इसके केंद्र पे बिल्कुल एक क्यू चार्ज में अंदर रख देता हूं। अभी तक तो बाहर था, मैंने इसको अंदर रख दिया, क्यू चार्ज बिल्कुल इसके अंदर रख दिया। और अब आपसे पूछूं कि इसका फ्लक्स कितना होगा, तो अब क्या बता पाओगे, आप कैसे बता पाओगे? तो हम देखते हैं। हमने क्या किया, हमने बोला कि ये जो हमारा स्फीयर है, ये जो हमारा गोला है, बिल्कुल इसके केंद्र पर मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया है। आप जानते हो इस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा सब जगह, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ये जो क्यू चार्ज है सब जगह विद्युत क्षेत्र फैलाएगा अपना, बिल्कुल फैलाएगा, इस प्रकार से पूरे स्फीयर में फैलाएगा। अच्छा, अब हमसे आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, और फ्लक्स आप जानते हो कि फ्लक्स जो है ना वो होता है ई डॉट ए, ई डॉट डी है, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, ई डॉट ए या ई डॉट डी है, उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पहले इसके विद्युत क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इसका बिल्कुल बाहर की तरफ निकल रहा है, पूरे क्यू अगर बिल्कुल सेंटर पर रखा है तो क्यू से चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र फैल रहा है। अगर विद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैल रहा है, इसका विद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैल रहा है, तो हम किसी भी एक फील्ड को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक लाइन को पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, वो कितना है, ई। अच्छा, और यहां पे बात करता हूं तो यहां पर इस जगह पर एरिया कितना है, ए, जो कि इस प्रकार से होगा। हमने पढ़ा था जब भी बंद सतह होती है तो उसमें जो क्षेत्रफल होता है वो किस तरफ आता है, बाहर की तरफ आता है, सतह से बाहर की तरफ आता है, और वो होता है 90 डिग्री के कोण पे बिल्कुल लंबवत होता है, ठीक है। तो आप देखोगे ई और ए के बीच में जो कोण है वो कितना है, ई और ए जो है वो समांतर आ गए हैं, और इनके बीच में जो कोण आ गया है वो कितना है, 0 डिग्री का इनके बीच में कोण आ गया है, 0 डिग्री का इनके बीच में कोण आ गया है। चलिए अच्छी बात है, अगर 0 डिग्री का कोण आ गया है इनके बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, फाई जो है वो ई डॉट डी ए के बराबर है। फाई जो है ई डॉट डी ए के बराबर, यहां पर हम इसको डायरेक्टली ई डॉट ए लिख सकते हैं, डी ए की में जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ई कितना आया हमारे पास, यहां पे ई कितना है, ई है, ठीक है, ई है, और ए कितना है, ए को हम ए ले लेते हैं अभी, और इसको हम लिख देते हैं cos 0, cos 0। तो मेरे पास कितना आ गया, cos 0 तो 1 होता है, फ्लक्स जो हो गया वो ई और ए के बराबर आ गया। अब मुझे ई और ए का मान चाहिए भाई। ई का मान क्या होगा, क्योंकि ये एक चार्ज है, क्योंकि अंदर एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से मान लेते हैं इसकी त्रिज्या अगर आर ले लेता हूं मैं, इस स्फीयर की त्रिज्या आर ले लेता हूं इस गोले की, ये जो आवेश है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र आर दूरी पर कितना होता है, आप जानते हो उसको, ये होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हो जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, बिल्कुल बहुत आसान सी चीज है ये तो, है ना। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और ए कितना होगा, एरिया होगा, इस स्फीयर का एरिया होगा, इस स्फीयर का एरिया होगा, वो कितना आता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी आप अच्छे से जानते हो। तो यहां पर जो फ्लक्स मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, के क्यू 4 पाई। तो के की अगर वैल्यू रखते हैं तो के की वैल्यू कितनी आती है, 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू होती है, हम जानते हैं शुरू से, तो बचपन से जानते हैं हम ये चीज, तो इंटू क्यू इंटू 4 पाई, इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गई, ठीक है। और ये फाई कितना बचा, फाई बचा मेरे पास क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं, इस चीज को समझते हैं कि ये जो गोला था मेरे पास, ये जो गोला था, ठीक है, इसके भीतर कोई चार्ज रखा था क्यू, ठीक है। छोटा क्यू लिया था हमने, वापस छोटा क्यू ले लेते हैं हम इसको, वापस इसको हम छोटा क्यू कर लेते हैं भाई, छोटे क्यू हो जाओ। अच्छा ठीक है भाई, ये गया हमारा छोटा क्यू हो गया। ये हमने जब छोटा क्यू कर लिया है और हमने देखा कि इसकी वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से इस गोले पे जो फ्लक्स आया है, इस गोले पे जो फ्लक्स आया है वो कितना आया है, वो आया है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। अब इसको देखो, आप इस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट को देखो, तो इसमें कहीं ये नहीं दर्शा रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है। इस फॉर्मूले में कहीं आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है। कह सकता हूं मैं कि अगर ये गोला होता मेरे पास तो भी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही आता,
इसके अंदर से फ्लक्स, और अगर इससे बड़ा गोला होता तो भी Q बटे एप्सिलॉन नॉट ही आता, इससे छोटा होता तो भी Q बटे एप्सिलॉन नॉट ही होता। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई भी आकार होता, किसी भी आकार का होता, और कहीं पर भी चार्ज रखा होता, अंदर सतह के अंदर कहीं पर भी चार्ज रखा होता, उसके अंदर से जो फ्लक्स होता वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही आता। वो हमें कहां से पता चल रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये Q और एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर कर रहा है। यहां पर कहीं पता नहीं चल रहा कि किस तरह का आकार है जो हमारे पास आकार है वो किस तरह का है, और या स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है, छोटा स्फीयर है, उसकी त्रिज्या कितनी है और क्या आकार है, कहीं से कहीं तक हम नहीं बता पा रहे हैं यहां से। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का आकार हो, तो अगर उसके अंदर Q चार्ज रखा है, तो उसके अंदर से उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो किसके बराबर होगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। देखो किस प्रकार से होगा। क्या क्या शेप हो सकते थे हमारे? एक तो हमने गोला ले लिया, ठीक है, और इसके बीच में हमने Q चार्ज रख दिया। मान लो ये कैसा होता? एक क्यूब में होता, एक क्यूब होता तो भी कोई फर्क पड़ता क्या? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये क्यूब होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से बना लेते हैं। अगर इस प्रकार होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे कुछ अगर किसी भी चीज के अंदर होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर से जितनी रेखाएं निकलनी थी वो उतनी ही निकलती, और जो इसका फ्लक्स होता है वो कितना होता? Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, ये मैं आशा करता हूं। अच्छा, ये चीज देखो, अब हमने अभी दो तीन स्लाइड पहले ही हमने ये बनाया था कि अगर ये गोला है और मैंने बाहर चार्ज रखा है Q, बाहर कौन सा चार्ज रखा है? Q चार्ज रखा है, और इस प्रकार से इसकी विद्युत बल रेखा मैंने आपको बना के दिखाई थी, और आपको बोला था कि इसके अंदर से फ्लक्स जो है ना वो शून्य है। ठीक है, हमने पता कर लिया था। और वहीं जब मैंने एक गोला लिया और चार्ज अंदर रखा तो आपसे पूछा, तो अब जो फ्लक्स आया था वो कितना आया था? Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। ये आपने मुझे बता दिया था, बिल्कुल सही बता दिया था। इसमें फ्लक्स 0 आया था, इसके अंदर फ्लक्स जो है शून्य आया था। इसमें Q बटे एप्सिलॉन नॉट आया, इसके अंदर शून्य है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई अच्छा बढ़िया है इसके अंदर। अच्छा, इसमें आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इस Q चार्ज की वजह से इस गोले के ऊपर विद्युत क्षेत्र था या नहीं था? क्या इस Q चार्ज की वजह से इस गोले के ऊपर विद्युत क्षेत्र था या नहीं था? आप बोलोगे हां बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र तो है इसकी वजह से, इस Q चार्ज की वजह से इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आ रहा है, वो है बिल्कुल। लेकिन हमने कहा कि फ्लक्स जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र पे सिर्फ निर्भर नहीं कर रहा है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र पे निर्भर नहीं कर रहा है। वो किस चीज पर निर्भर कर रहा है? फ्लक्स जो होता है वो होता है E डॉट dA। क्या होता है? E डॉट dA के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? E डॉट dA के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं अभी इसके अंदर हम। वो क्यों किया मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फ्लक्स जो है वो E डॉट dA के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा था इसके अंदर? इसमें E डॉट dA शून्य हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं है। इसमें E डॉट dA शून्य हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर से बाहर की तरफ हमारे पास निकल रहा है चार्ज से, तो उसमें Q बटे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास इस प्रकार से कोई आकार हो और मेरे पास तीन आवेश हो, Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, और इसको ले लो आप Q3। यहां पर Q1, Q2 और Q3। अगर मैं आपसे पूछूं Q1 के कारण कितना फ्लक्स होगा, इस आकार से, इस सतह से, कितना इस पृष्ठ से, कितना विद्युत क्षेत्र, कितना फ्लक्स होगा, तो आप क्या बोलोगे कि φ1 जो होगा वो E डॉट dA के बराबर आएगा। क्यों? Q1 की वजह से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा उसको हम E1 बोल लेते हैं, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 डॉट dA के बराबर होगा। और φ2 की अगर हम बात करते हैं तो ये E2 डॉट dA के बराबर आएगा, E2 डॉट dA के बराबर आएगा। ठीक है, और φ3 की बात करते हैं तो आप जानते हो कि इसकी वजह से जो भी विद्युत बल रेखाएं होंगी वो जितनी अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर भी आ जाएंगी। तो φ3 जो होगा उसकी वजह से कितना होगा? विद्युत क्षेत्र, फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। अगर ऐसा है मैं पूछता हूं कि इसके अंदर से कुल फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, तो कुल फ्लक्स जो होगा वो φ बराबर φ1 प्लस φ2
प्लस फाई 3 के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि कुल E डॉट डी ए, कुल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर आया है, वो आया है आपका अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकता था, Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता था मैं, Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वो किसके बराबर आया, फाई 1 की जगह पे रख दिया मैंने Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट, और फाई 2 की जगह पे रख दिया Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, और फाई 3 की जगह तो जीरो आएगा क्योंकि फाई 3 की वजह से फ्लक्स जो कितना आया था वो जीरो आया था। तो कुल विद्युत क्षेत्र, या इसको ऐसे लिखें तो E1 प्लस E2 प्लस E3 का फ्लक्स जो है वो Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। तो हमें यहां से क्या समझ में आया, हम इसको फिर से लिखते हैं एक बार। हमें समझ में आया कि E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डीए का समाकलन, अब लगा दो उसके ऊपर गोला, ठीक है। ये किसके बराबर आया, ये Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया है। जबकि हमारा चित्र जो है वो किस प्रकार था, इस प्रकार था, Q1 Q2 अंदर और Q3 बाहर, ठीक है। अब इसमें आप क्या बोलोगे, हमने क्यों गोला लगाया, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये गोला दर्शाता है कि जो सतह है, जो सतह हमने ली है वो बंद है। क्या दर्शाता है कि जो सतह है हमने ली है वो बंद है। सिर्फ ये दर्शाता है कि इस बंद सतह के अंदर, या इस बंद सतह की अगर बात करता हूं मैं, तो इस बंद सतह के अंदर जितना चार्ज है उस कुल चार्ज को अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देता हूं तो मेरे पास E डॉट डीए मिलता है, मेरे पास E डॉट डीए मिलता है, जहां पर E जो है वो सारे चार्ज की वजह से, पूर्ण चार्ज की वजह से, संपूर्ण चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जो है वो सभी चार्जेस की वजह से है। जितने भी आवेश यहां पर उपस्थित हैं उन सभी आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र है। इस जगह पर, इस बोर्ड पर, या जहां की भी हम बात कर रहे हैं वहां पे जितने जहां पर जितने आवेश उपस्थित हैं उन सभी की वजह से विद्युत क्षेत्र लेना होता है। और जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो सिर्फ वही लिया जाता है जो बंद सतह के अंदर होता है, जो बंद सतह के अंदर होता है। तो इसको जनरल फॉर्म में हम सामान्यकरण इसका करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन समाकलन E डॉट डीए जो होता है वो होता है Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये Q इन मतलब इनसाइड या इनक्लोज्ड, आप कुछ भी इसको लिख सकते हो। Q इन मतलब इनक्लोज्ड चार्ज या इनसाइड चार्ज, ठीक है, कुछ भी आप इसको लिख सकते हो। सतह के अंदर जो चार्ज है उसको हम ऐसा बोलते हैं। ये जो हमें मिला है, ये जो हमको मिला है, इसको हम कहते हैं गॉस का नियम। क्या कहते हैं, गॉस का नियम। यही है हमारा गॉस का नियम, जो कि बहुत ही काम की चीज है और जो कि बहुत ही सवाल बनने वाली चीज है कि इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या चीज हमने देखी, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज क्या थी कि E डॉट डीए में E जो है, यहां पर E जो है विद्युत क्षेत्र जो है वो सभी चार्ज, जितने भी आवेश हैं उनकी वजह से है। और Q इन जो है वो Q इन वो चार्ज है, वो आवेश है जो कि सतह के अंदर बंद है, ठीक है। जैसे कि हमने इस वाले एग्जांपल में देखा था, ये Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। तो Q1 Q2 अंदर थे और Q3 बाहर था, इसलिए हमने Q3 वहां नहीं लिखा है। लेकिन ये E1 E2 E3 तीनों की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र हम ले रहे हैं और हमें ऐसा ही हमेशा लेना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पे सवाल देखेंगे। अब हम सवाल करते हैं किस प्रकार के सवाल इसके ऊपर बनते हैं कि आपसे क्या कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे कैसे पूछे गए हैं आज तक, ठीक है। उन्हीं पर आधारित हम सवाल करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये आधा गोला है, ठीक है, और ये नीचे से खुला हुआ है, नीचे से ये खुला हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से, ठीक है। ये आधा सा गोला है और ये नीचे से खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं बना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा सा बना देते हैं हम इसको, हम अच्छा बनाएंगे तो मजा आएगा। चलो पहले बंद कर लेते हैं, काम करते हैं ना, बंद गोला ले लेते हैं। चलो ये गोला बंद कर लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। ये गोला बंद है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज रख दिया है Q।
कितना चार्ज रख दिया, कितना आवेश रख दिया, क्यू। और आपसे पूछा है कि इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे कि ये सतह है बंद है, सतह है बंद है, ये बंद सतह है, तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बंद सतह मिल गई हमें तो हम खुश हो जाना चाहिए। अगर हम खुश हो गए तो हम बोलेंगे जो फ्लक्स है ना वो किसके बराबर आएगा, फ्लक्स जो होगा वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। हाँ के ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। और आएगा तो हम देखेंगे कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन मैं करता हूं और आपको बोलता हूं कि ये जो सतह है अब ये खोल दी है मैंने नीचे से, ये जो सतह है मैंने अब इसको खोल दिया है नीचे से, मतलब अगर आप देखोगे कटोरी की तरह है ये, आपके पास घर में देखोगे कटोरी होती है नीचे से खुली हुई, अगर उसको उल्टा रख दो आप तो नीचे से खुली हुई होगी वो और ऊपर से पूरा बंद होगा, ठीक है। और बिल्कुल यहां पर इस वाली लाइन पर ही, इसी वाली लाइन पर मैंने यहां पर एक चार्ज रख दिया है, कितना, यहां पर मैंने चार्ज रख दिया है क्यू, ठीक है, अच्छी बात है, चलो हमने क्यू चार्ज रख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। इसको आप देखोगे ना तो यहां पे कैसे विद्युत क्षेत्र निकलेगा, ऐसे जाएंगी लाइन, ऐसा विद्युत बल रेखाएं जाएंगी सब तरफ, ठीक है, यहां भी, नीचे भी, इधर भी, सब जगह विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, ठीक है। इसकी बात करोगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो इस सतह से निकल रही है, मुझे वो बल रेखाएं चाहिए जो कि इस सतह से निकल। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स तो संख्या होती है ना बल रेखा में, कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये देखोगे कि यहां से निकलने वाली जो है वो मुझे चाहिए। अच्छा अब इसको कैसे करें भाई, क्या करें इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है तो आप कोशिश करो आकार को पूरा करने की, आकार को पूरा बनाने की, यानी कि आकार को पूरा बनाने का मतलब कि एक बंद सतह बनाने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि एक बंद सतह बने और हम ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सिमेट्री उसके अंदर हो, ठीक है, सिमेट्री का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम इसके अंदर। तो मैं बोल देता हूं कि इसको तो ना मैं एक बंद गोला बना सकता हूं, बिल्कुल ठीक है, मैं इसको बंद गोला बना सकता हूं। अच्छा अब मैं बोलूंगा कि इस पूरे गोले में से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, इस पूरे गोले में से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, ठीक है। आप जानते हो ये जो पूरा गोला हो गया इसके अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो इसके अंदर से फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। अगर पूरे से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है तो आधे से कितना निकलेगा भाई, आधे से निकलेगा कितना, आधा। तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट का आधा कितना होता है, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आया आपको, बहुत अच्छी चीज हो गई। तो इसी प्रकार का एक सवाल और क्या बोलता है, क्या देखो क्या कर सकते हैं कि एक हमने ये लिया है, एक प्लेट ली है हमने, ठीक है, ये प्लेट है हमारे पास, इस प्रकार से प्लेट है, ठीक है भाई। अच्छा सीधा नहीं बना थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। और यहां पे इसके बिल्कुल बीच में से थोड़ा सही नहीं बना है, इसको हम फिर से बनाएंगे। आओ भाई हमें दे दो, इधर आ गया, ये अपने आप कैसे चला जाता है इधर उधर, इसकी भी अपनी मर्जी है, इधर कभी इधर आ जाता है कभी उधर चला जाता है, ठीक है। हम इसको ढूंढते हैं, ये लुक्का छिपी खेलते रहता है हमारे साथ कभी कभी। अच्छा भाई ऐसे ना किया करो भाई, एक ही जगह रहा करो, ठीक है। ऐसे हम इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनेगा डायग्राम तो अच्छा लगेगा, ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने रख दिया है क्या, यहाँ पे हमने रख दिया है हमारा कितनी दूरी पे, a बटे 2 दूरी पर ये चार्ज हमने क्यू रख दिया है, क्यू आवेश हमने रख दिया है। बिल्कुल रख सकते हैं हम, यहाँ पे हमारी मर्जी है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे रख दिया हमसे, और हमारी मर्जी है, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि इसके यहाँ से इस वाली सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स इसको क्रॉस करेगा। आप जानते हो फ्लक्स कैसे निकलेगा, विद्युत बल रेखा देखा करो, विद्युत बल रेखा निकलेगी, इधर जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, सब जगह जाएगी, तो कुछ इसको क्रॉस करेंगी, इस वाले सतह को कुछ क्रॉस करेंगे, इस पृष्ठ को, इस मुख को कुछ क्रॉस करेंगे, तो वही बताना है कितनी बल रेखा क्रॉस करेंगी और हमें क्या निकालना है, हमें फ्लक्स निकालना है। अच्छा अब इसको करने का तरीका है, आप ट्राई कर लो एक बार, ठीक है, पॉज करो वीडियो को, इसको ट्राई करो, फिर हम बताते हैं हमको कैसे करना है। अच्छा अगर कर लिया तो देखो फिर इसको, ये क्या है, ये अगर मैं इसको बोलूं कि मैं ना इसको ऐसे बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऐसे बना लूं और मैं बोल दूं कि ये जो यहां पर बना रखी है ना आपने शेडेड, ये वाली सतह है, ये वाली सतह है, ठीक है, और इससे a बटे दूरी पर ऊपर मेरा आवेश रखा है। ओहो मजा आ गया अब तो, ठीक है, ये तो बढ़िया बात हो गई। अगर ये हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब में से कितना निकलेगा, पूरे घन में से कितना निकलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब में से फ्लक्स कितना होगा, और इंग्लिश में लिख देते हैं फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा है
तो ये सिमेट्रिकल है, इसके अंदर कितने फेस हैं, इसके कितने मुख हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक आगे है, एक पीछे है, 6 हैं। ठीक है, अगर 6 हैं तो इसमें से भी निकलेगा 1/6 हिस्सा, इसमें से भी 1/6 हिस्सा, इसमें से भी 1/6 हिस्सा, और पीछे से भी 1/6 हिस्सा, और आगे से भी 1/6 हिस्सा। हमें ये चाहिए, नीचे वाला चाहिए, तो हमें पता चल गया कि अगर पूरे में से Q/ε0 निकल रहा है और इसके अंदर 6 हिस्से हैं, 6 मुख हैं, तो इसमें से जो नीचे वाला है जो हमने शेड किया है, इसमें से यहां से कितना निकलना चाहिए, यहां से जो फ्लक्स निकलना चाहिए वो होना चाहिए Q/6ε0। कितना होना चाहिए? Q/6ε0। ये हमारा जवाब हो जाएगा। चलो एक सवाल और देखते हैं इसके ऊपर हम, और क्या क्या कैसे प्रकार का सवाल बनते हैं। तो देखो भाई एग्जाम्पल और देखो एक, ओहो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब लिया है हमने, छोटा सा हमने क्यूब ले लिया है। अच्छा, ये क्यूब हमने ले लिया है भाई। अच्छा, इसको कर लो ऐसे, जोड़ लो, ऐसे जोड़ लिया हमने इसको। ये जो है यहाँ पर ना एक विद्युत क्षेत्र हमने रखा है, विद्युत क्षेत्र कह रहा हूँ, आवेश हमने रखा है, कितने का? क्यू आवेश हमने रखा है, क्यू कूलम का आवेश हमने यहाँ पर रखा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको बताना है कि ये जो सतह है ना, ये जो सतह है, ये नीचे वाली जो है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। ऑब्वियसली आप जानते हो कि इसमें चारों तरफ ये इसकी विद्युत क्षेत्र हो गए, तो कुछ इसको काटेगा, इस वाले फेस को, इस वाले मुख को काट के जाएगा। तो यही बताना है कि ये इस वाले पृष्ठ से कितना हमारे पास फ्लक्स निकलने वाला है, ये आपको बताना है। पहले वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, इसके अंदर दिमाग लगाओ, फिर आगे इसको देखो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। आप जानते हो पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी अनुसार ये हमें यहाँ पर भी अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आपने ट्राई कर लिया है तो देखो आप इसको। हम मानते हैं कि हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, बहुत बड़ा क्यूब है। ठीक है, बहुत बड़ा क्यूब है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास ये बहुत बड़ा क्यूब एक ले लिया है हमने। ठीक है, और इसी के अंदर हमने एक छोटा क्यूब ले लिया है। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको देखो आप, तो इसको देखो, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू आवेश है जो हमने लिया है, जो कि हमने इसके बिल्कुल बीच में रखा है। आप जानते हो कि इस क्यूब के इस वाले फेस पर रखा हुआ चार्ज, इस क्यूब के इस वाले फेस पर रखा हुआ चार्ज इस बड़े क्यूब के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर होगा, बिल्कुल केंद्र बिंदु पर होगा। और ये चार्ज ऐसा होगा कि ये 4 क्यूब, 4 घन, एक ये बनेगा, एक यहां ऊपर बनेगा, और एक इधर बनेगा, और एक इधर बनेगा, ऐसे 4 क्यूब के बिल्कुल बीच में होगा। इसके इसके अगर ऐसा होगा कि इस चार्ज, ये जो चार्ज है, ये चारों क्यूब को थोड़ा 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 आवेश बांट रहा होगा। ये जो पूरा आवेश है, ये इन चारों क्यूब को थोड़ा 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 आवेश दे रहा होगा। वो कितना होगा? क्योंकि पूरा सिमेट्री है, पूरा सिमेट्री है, तो ये Q/4 इसको दे रहा होगा, Q/4 इसको दे रहा होगा, Q/4 इसको दे रहा होगा, Q/4 इसको दे रहा होगा। तो हमारे पास जो यहां आवेश बचने वाला है, इसके अंदर वो कितना बचने वाला है? Q/4ε0। हमारे काम का जो आवेश है वो कितना है? Q/4, क्या किया? सही है, Q/4ε0। ठीक है, ये हमारे पास आवेश यहां पर बचने वाला है। अब तो क्या है, ये तो पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया। अगर Q/4ε0 है हमारे पास यहां पर है, तो आप देखो कि इससे कितना निकलेगा, यहां से कितना निकलेगा, इससे देखो, इससे कितना निकलेगा, इससे कितना निकलेगा, और इससे कितना निकलेगा, सबसे देखो एक एक बार कितना कितना निकलेगा। और अब बताओ कि कुल फ्लक्स कितना आने वाला है। हाँ भाई, तो इसमें क्या हमें कुछ देखो, एक बार ध्यान से देखो इसको, ध्यान से हम देखते हैं। इसके अंदर हमने कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रही है। इसके अंदर हमने क्या गड़बड़ की है? इसके अंदर ये देखो कि इसके अंदर अगर आप 3D में इमेजिन करते हो, 3D में इमेजिन करो आप, तो हमें ऐसे 4 क्यूब मिलने चाहिए क्या, कि 8 क्यूब मिलने चाहिए। देखो आप कि हमारे पास यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और ऐसे ही 4 पीछे, ऐसे ही 4 पीछे हमें क्यूब मिलेंगे। तो कुल जो क्यूब मिलने वाले हैं हमें, वो 8 मिलने वाले हैं। 2D में मैंने बनाया तो थोड़ी सी गड़बड़ मेरे से भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आवेश आएगा वो Q/4ε0 नहीं होगा। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, बिल्कुल इरेजर को इस्तेमाल करते हैं, पूरे स्मार्ट बोर्ड का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं हम। वो जो होगा वो Q/8ε0 के बराबर आएगा। ये जो आवेश होगा ये हमारा काम का आवेश होगा। बाकी जो आवेश होगा वो दूसरे क्यूब, जो बाकी के बचे हुए 7 क्यूब हैं, उनके अंदर होगा। उनसे हमें कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं है। तो हमारे पास क्या मिला, कितना आवेश हमारे काम का है, वो Q/8ε0 मिला। अच्छा, अब मैं बात करता सतह की, कौन कौन सतह से कितना कितना होगा। तो इसमें अगर मैं ऐसे बना दूं इसको, तो यहां पर सिर्फ इतने काम का था हमारा। मैं दूसरे कलर से इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। सिर्फ ये जो मेरा है यहां पर, ये काम का है बस। ये जो पूरा कलर कर दिया मैंने, ये काम का है बस। ठीक है, बाकी कोई काम का नहीं है। अच्छा, आप देखोगे कि इस सतह से, इस वाली सतह से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा इस
आवेश का। ठीक है, बिल्कुल ये तो समांतर हो जाएंगे ना, यहां से जो फील्ड आएगी बिल्कुल समांतर आएगी, जो उसके विद्युत क्षेत्र आएगा, तो यहां से कुछ नहीं निकलेगा। इस वाली सतह से भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं निकलेगा जो कि इसको काटे, उसको कोई नहीं काटेगा। ठीक है, पीछे वाली सतह जो है, उस पीछे वाली सतह से भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं निकलेगा। ठीक है, ये तीन सतह ऐसी हो जाएंगी जिनसे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं काटेगा इसको। अगर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं काट रहा है तो वहां से कोई फ्लक्स निकलने की संभावना बन ही नहीं सकती। अगर ऐसा है तो हमारे पास तीन सरफेस बचती हैं अब, एक बिल्कुल आगे वाली, एक नीचे वाली और ये साइड वाली। ठीक है, ये और आगे वाली, इन तीनों सतह से अब कितना कितना निकलेगा। अब ये टोटल जो है, जो पूर्ण जो इसका आने वाला है, पूर्ण जो इसका फ्लक्स आने वाला है, वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट का भी एक तिहाई हिस्सा, जो कि इस वाली सतह से निकलेगा। तीनों से मिलाकर कितना निकल रहा है, Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट, और एक से कितना निकलेगा, 1/3 इंटू Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट, तो वो हो जाएगा 1/24 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आ जाएगा Q। ठीक है, ऊपर आ जाएगा Q, ये हमने 4 लिया था तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। ठीक है, इसको Q बटे 8 लिखना है आपको। ठीक है, ये चीज समझ में आई, तो अच्छा सवाल था एक। और आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे फ्लक्स के ऊपर, जो कि आपको करने में मजा भी आएगा, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगा के करना पड़ता है, अपने को सोचना पड़ता है, सिमेट्री बनानी पड़ती है। ऐसे सवालों में आपको मजा आएगा। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी। चलो गॉस के नियम की और चर्चा कर लें, थोड़ी सी गॉस के नियम की और चर्चा करते हैं। तुम फिर इधर आ गए, तुम उधर जाया करो। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी मेरे पास सतह है, किसी प्रकार की बंद सतह है, ठीक है, और इसके अंदर कोई चार्ज रखा है, कहीं पर भी रख सकते हैं, बिल्कुल बीच में रखने की आवश्यकता हमको नहीं है। और मैंने आपको बोला कि इसका जो फ्लक्स होगा, इसमें जो फ्लक्स निकलेगा, या E डॉट डी जो होगा इसका, वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ये मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया। लेकिन इसको हमने एक नाम दिया है, ये जो सतह है ना, ये जो सतह है, इसको हमने एक नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सतह या गॉसियन सरफेस। गॉसियन सतह या गॉसियन सरफेस। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे आप इसको, गॉसियन सरफेस। हम क्या पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ। अच्छा, इस गॉसियन सतह की खास बात क्या है, ये जो गॉसियन सतह है ना, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आपके अनुरूप काम करती है। जैसा आप चाहते हो ना, आप इसको वैसा बना सकते हो, क्योंकि हमने सीखा है गॉस लॉ के अनुसार Q बटे एप्सिलॉन नॉट जो हमारा है, हमारा Q बटे जो एप्सिलॉन नॉट है, ये किसी भी R पर, D पर, A पर, X पर, Y पर, किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहा है। अगर ये निर्भर नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि Q बटे एप्सिलॉन नॉट जो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो कि कोई भी आकार हो किसी सतह का आकार कुछ भी हो, हमें जो मिलने वाला है वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट ही मिलने वाला है, फ्लक्स। तो हमने मान लिया कि ये सतह जो है, इसको हमने गॉसियन सतह बोल दिया, और ये जो गॉसियन सतह है, ये आपके अनुसार, मेरे अनुसार अपना रूप धारण कर सकती है, ये हमने मान लिया है। तो हम ऐसी सतह मानेंगे जो हमारे लिए काम की हो। हम क्वेश्चन के हिसाब से, अपने डेरिवेशन के हिसाब से, या जो भी हमारे पास कैलकुलेशन करना है, उसमें हम गॉसियन सतह अपने हिसाब से मानकर काम करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो बहुत काम की चीज है। अगर ऐसा है तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक छड़ द्वारा विद्युत क्षेत्र। अगर आपको याद हो तो हमने छड़ द्वारा विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था, उसमें हमने समाकलन किया था और तो बहुत सारे कैलकुलेशन करके उसको निकाला था। उसी चीज को हम कोशिश करेंगे गॉस लॉ से निकालने की, गॉसियन सतह बनाकर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक अनंत छड़ है या अनंत तार है। एक अनंत छड़ या अनंत एक तार है हमारे पास, इस प्रकार हमने बनाया था उसको पहले भी। ठीक है, ये हमारे पास एक अनंत तार है। ठीक, अच्छी बात है भाई। अब मुझे आपको बताना है कि ये जो है लैम्डा कूलम प्रति मीटर, इसके ऊपर आवेश वितरण है। ठीक है, आप जानते हो ये लैम्डा लेते हैं हम इसको। आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा अब इसके ऊपर, और विद्युत क्षेत्र जो आपको निकालना है ना, वो विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। गॉस लॉ का इस्तेमाल करके किस प्रकार से निकालोगे, तो एक बार हम आपको ट्राई करा देते हैं, बिल्कुल आपको बता देते हैं हम। ठीक है, ये अनंत छड़ ली है हमने, कैसी है, अनंत तार या अनंत छड़, अनंत तार। ठीक है, इसके द्वारा हम
विद्युत क्षेत्र निकालने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, हमने निकाला था उस समय पर, ठीक है, वो आपको याद होगा, लेकिन हम इससे अभी निकालने की आवश्यकता, अब इसकी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा कूलम प्रति मीटर इसका आवेश वितरण हमारे पास है। अच्छा, किस प्रकार से किया जाए इसको? ऐसा जब भी आपके पास कोई डेरिवेशन या कोई सवाल आता है, आपको इस प्रकार के आपको सवाल करने हैं, तो आप क्या मानोगे? आप मानोगे कि आपके पास एक गॉसियन सतह है, ठीक है। आप गॉसियन सतह जाओगे, लेकर आओगे और उस गॉसियन सतह को यहां पर चिपकाओगे। किस प्रकार से चिपकाओगे देखना आप मेरी तरफ, ठीक है। मैं मानता हूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरे पास एक ये सिलेंडर है जिसको मैंने गॉसियन सतह मान लिया है। क्या मान लिया है? गॉसियन सतह मैंने इसको मान लिया है, ठीक है। हम कुछ भी मान सकते हैं गॉसियन सतह, लेकिन सिलेंडर हमारे पास यहाँ पे आसान पड़ेगा, इसलिए हमने सिलेंडर को गॉसियन सतह माना है। क्योंकि आप जानते हो एक तार जो होता है वो सिलेंडर की तरह होता है ना, एक सिलेंडर जैसा होता है। अंदर से अगर उसको देखूं, उसकी मोटाई बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको बिल्कुल पतला मान लेते हैं, लेकिन है तो वो एक सिलेंडर ही ना, बहुत पतला सिलेंडर है, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया कि हमारे पास गॉसियन सतह है। ये कोई ये जो मैंने सिलेंडर लिया है, ये कोई असली चीज नहीं है, ये कोई असली सतह नहीं है, ये मैंने माना है कि यहाँ पर एक गॉसियन सतह है, बस, ठीक है। मैंने माना है कि ये सतह है और इस सतह के ऊपर मुझे चर्चा करनी है। कोई असली चीज नहीं है। असली चीज क्या है हमारे पास? असली चीज ये तार है अंदर। असली चीज क्या है हमारे पास? ये तार है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस गॉसियन सतह या इस सिलेंडर की जो बात कर रहा हूं, इसकी लंबाई जो है वो L है और इसकी त्रिज्या जो है वो R है। इसकी त्रिज्या क्या है? R है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अच्छा भाई, अब बात करते हैं हम इसके फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स क्या क्या होगा इसके अंदर देखते हैं हम। जो फ्लक्स होगा इसका, वो दो सतह पर निकालना पड़ेगा हमें। पहली कौन सी सतह होगी? पहली तो ये चपटी वाली सतह ऊपर होगी, इसके ये बंद सतह है, बिल्कुल आप जानते हो गॉसियन सतह बंद होती है, ठीक है। ऊपर जो होगी वो चपटी वाली सतह होगी, इसके ये ऊपर नीचे चपटी सतह होगी, ठीक है। तो चपटी सतह पर हमें निकालना पड़ेगा और दूसरी वक्र सतह पर हमें निकालना पड़ेगा। चपटी सतह और वक्र सतह, ठीक है। दोनों पे अलग अलग निकालेंगे ना, ठीक है। एक तो फ्लैट सरफेस पे निकालना पड़ेगा और एक कर्व सरफेस पे निकालना पड़ेगा, अगर हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। और कर्व सरफेस पे हमें निकालना पड़ेगा इसको। तो फ्लैट सरफेस पे ये होगा, ये और ये फ्लैट सरफेस है, और जो घुमावदार है वो हमारी कर्व सरफेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, इस छड़ की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा की, क्योंकि अनंत छड़ है ये, तो इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी और इधर भी इस तरफ होगी, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। और अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की दिशा की, क्षेत्रफल की दिशा की बात करता हूं, तो क्षेत्रफल की दिशा इसके लिए, इस सतह के लिए ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। जो सतह होती है उससे लंबवत होती है, और इस सतह के लिए नीचे की तरफ होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। यहां पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है? इधर है। विद्युत क्षेत्र उधर ही है हमारा, विद्युत क्षेत्र इधर ही आएगा, उसमें कोई दरार नहीं है। ये एरिया नीचे आ जाएगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्रफल नीचे आ जाएगा। ये दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर लगा लो। अब देखो आप यहाँ पर E और A के बीच में कितना एंगल है? E और A के बीच में कितना एंगल है? यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, दोनों को एक साथ देख लो। ये E इधर है और A इधर है। E और A के बीच में कितना एंगल है? ये E है और ये A है। इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। अगर 90 डिग्री का कोण है तो फ्लक्स क्या होता है? EA cos थीटा, EA cos थीटा, यानी कि EA cos 90, और cos 90 कितना हो जाएगा? शून्य। अगर cos 90 शून्य हो गया तो जो चपटी सतह है, जो फ्लैट सतह है हमारे पास, यहां से फ्लक्स अगर मैं मान लूं, इसको मान लेता हूं अगर मैं φ1 मान लूं, तो ये कितना आ जाएगा? शून्य। दोनों ही सतह मिलाकर कितना होगा? शून्य। दोनों ही सतह का कितना होगा? शून्य। अब हमें टेंशन किसकी लेनी है? हमें टेंशन लेनी है वक्र सतह या कर्व सरफेस की। इसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो विद्युत क्षेत्र तो इसका इधर है, विद्युत क्षेत्र इसका इधर है, और एरिया जो होगा इसका, एरिया सदिश जो होगा वो भी इधर ही आएगा, क्षेत्रफल सदिश भी इसका इधर ही आएगा। अब इनके बीच में जो एंगल है वो आप देख सकते हो कितना है। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो है 0 डिग्री। कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो इस वक्र सतह की वजह से जो आने वाला है विद्युत फ्लक्स आने वाला है, विद्युत फ्लक्स आने वाला है, वो होने वाला है E डॉट A cos 0, cos 0। तो कितना हो जाएगा? E इंटू ए, E इंटू ए, ठीक है। ये फ्लक्स हो जाएगा भाई, ठीक है, अच्छी बात है। E डॉट ए अगर आप निकालना चाहते हो तो E डॉट ए क्या होगा? E निकाल लो और A निकाल लो, उनकी वैल्यू रख दो। तो E किस प्रकार से निकलेगा? E अगर, अच्छा E तो निकालना है हमें, जिसमें हम A की वैल्यू रख देते हैं, E इंटू ए। A कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर? A को A रहने दो अभी। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि E डॉट ए जो होगा वो Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा, Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारे पास आएगा, ठीक है, अच्छी बात है, हम जानते हैं। यहां से आप देखो कि मेरे E डॉट ए कितना मिल गया? EA, क्योंकि cos तो 0 हो गया, cos 0 तो 1 हो गया, तो EA बराबर Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। Q इन की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पे देखो आप, Q इन की वैल्यू वो होगी जो इसके अंदर हो, जो
इस जो तार इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो उसके ऊपर जो आवेश है, उसका जो आवेश है, उस आवेश को हमें लेना है इसमें क्यू इन में। ठीक है, तो इसमें कितना आवेश है? अगर लैम्डा कूलम प्रति मीटर इसका आवेश वितरण है और एल इसकी लंबाई है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर इसका आवेश वितरण है और एल इसकी लंबाई है, तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा? Q जो हो जाएगा, Q इन जो आएगा यहां से वो लैम्डा L के बराबर आएगा, लैम्डा इंटू L के बराबर आएगा। ठीक है, आप जानते हो कैसे निकालते हैं हम? लैम्डा जो होता है वो Q बटे L के बराबर होता है, चार्ज बटे लंबाई। तो यहां से आप निकाल सकते हो Q जो होगा लैम्डा L के बराबर आ जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें पता करना है क्या? ई पता करना है तो ए को हमें हटाना पड़ेगा। ए आप जानते हो किसी सिलेंडर के अगर कर्व सरफेस है, वक्र सरफेस है, तो उसका जो एरिया होता है वो 2 पाई आर एल के बराबर होता है, 2 पाई आर एल के बराबर होता है। ये आ जाएगा लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यहां से एल से एल उड़ा दो। ठीक है, एल से एल यहां चला गया तो हमारे पास ई कितना बचा? ई बचा हमारे पास लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, जो कि 2 के लैम्डा बटे आर के बराबर लिखा जा सकता है। अगर मैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा के के में बदल दूं उसको, तो फॉर्मूला मेरे पास ई बराबर 2 के लैम्डा बटे आर के बराबर आ जाएगा। और यही चीज हमने पहले भी प्रूव की थी, यही फॉर्मूला हमने पहले भी प्रूव किया था, लेकिन वहां पे हमने समाकलन का इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हो कि अगर गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ में लगाता हूं तो मुझे यहां पर समाकलन का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और मेरे लिए बहुत आसान हो गई चीज। अगर मेरे लिए इतनी आसान हो गई ये चीज तो अच्छी बात है। गॉस लॉ अच्छी चीज है, गॉस लॉ हमें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार इस्तेमाल करना चाहिए तो हम और जगह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले उससे एक चीज समझ लेते हैं हम यहीं पर ही। हम समझते हैं कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया है, कहां चले जाते हो भाई, तो हम भूल जाते हैं। ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है ई बराबर 2 के लैम्डा बटे आर, 2 के लैम्डा बटे आर। ठीक है, ये जो हमने डेरिवेशन किया है, मैं इसको वापस बना रहा हूं एक बार, मुझे कुछ समझाना है आपको। ठीक है, ये जो हमने गॉसियन सरफेस ली थी, टिडिंग और ये टिडिंग, टिडिंग और ये टिडिंग। ठीक है, ये हमने गॉसियन सरफेस ली थी। तो इसमें जो क्यू इन था वो कौन सा था? क्यू इन तो वो था जो कि इस तार, ये जो तार है जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ये जो तार है, ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, सिर्फ इसका आवेश वितरण हमने लिया था, वही हमारे काम का था फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ये क्या है? ये किसका विद्युत क्षेत्र है? क्या ये विद्युत क्षेत्र सिर्फ इसी तार का है जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर है? क्या विद्युत क्षेत्र इस गॉसियन सरफेस अंदर वाले तार का ही है, या फिर ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इस पूरे अनंत तार का विद्युत क्षेत्र होगा? ठीक है, आपको ये सोचना है, इसके बारे में सोच लो। ठीक है, अगर आपने सोच लिया तो मेरी बात सुनो फिर। अगर ऐसा है तो आपको मैंने बताया था कि गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र लेते हैं हम, वो सारे चार्ज, जितने भी चार्ज अवेलेबल हैं, जितने भी चार्ज हैं यहां पर, जितने भी चार्ज उपस्थित हैं, जितने आवेश उपस्थित हैं, उनकी वजह से लिया जाता है। तो ये ई जो है, ये इस पूरे के पूरे अनंत लंबे तार, अनंत लंबी छड़ की वजह से आया है। और क्यू जो हमने लिया था वो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाले से लिया था। तो ये खूबसूरती है गॉस लॉ की कि जो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है वो पूरे के पूरे तार की वजह से आया है, बल्कि जो हमने गॉसियन सरफेस ली थी उसके अंदर जो क्यू था वो सिर्फ उस गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सतह के अंदर वाला आवेश था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये ई जो आया है ये इस पूरे तार की वजह से आया। आप जानते हो हमने फॉर्मूला पहले निकाला था 2 के लैम्डा बटे आर, वो पूरे अनंत तार की वजह से निकाला, तो यहां पर भी पूरे अनंत तार की वजह से हमने निकाला है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम और आगे देखते हैं और आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या हम और डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो तार जो होता है, तार तो क्या होता है? सिलेंडर होता है, जैसे हमने भी चर्चा की, तार एक सिलेंडर होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास जो तार है उसको हम अब उसके अंदर घुसना चाहते हैं, उसके अंदर घुस के देखना चाहते हैं उसके अंदर क्या होने वाला है, उसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है हम चाहते हैं। तो उसको किस प्रकार से करेंगे? अगर इसको हम करना चाहते हैं, जो हमारा पुराना जो तरीका था जब हमने अनंत तार का निकाला था, उसमें हमने अंदर का तो विद्युत क्षेत्र देखा नहीं था कितना आने वाला है, तो हम उसको करना चाहते तो बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए, उसको करने में तो बड़ी आफत हो जाती। ठीक है, तो हमने वो किया नहीं था। हम चाहते हैं कि आप कर लें, क्योंकि हमारे पास गॉस लॉ है और गॉस लॉ हमें चीजें आसान कर देता है, तो हम लोग अभी करना चाहते हैं उसको। तो हम तार के अंदर चल के देखते हैं। अब तार के अंदर चल के देखते हैं तो ये मान लो ये हमारा तार है, तुम नहीं हो हमारे तार, तुम हट जाओ। ठीक है, ये हमारा तार है इस प्रकार से। कैसा है? अनंत तार है। कौन सा तार है? अनंत तार है। और हम इस तार के अंदर चले गए हैं और ये हमारा डॉटेड लाइन है जो कि इस तार को 2 हिस्सों में बांट रहा है, बराबर बराबर। और ये दूरी हम ले लेते हैं कितनी? ये दूरी ले लेते हैं हम आर। कितनी लेते हैं? आर नहीं लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं डी। ठीक है, क्या लेते हैं? डी। इसको हम ले लेते हैं डी।
अच्छा भाई ठीक है, ये डी ले लिया हमने। अब मुझे बताना है, आपको बताना है, सॉरी मुझे नहीं बताना है, आपको बताना है कि इस तार के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र आने वाला है, इस तार के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र आने वाला है। क्योंकि हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, गॉस का नियम पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हो उसमें गॉस लॉ का इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन किस प्रकार होगा गॉस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, आपको चाहिए एक गॉसियन सतह, गॉसियन सरफेस आपको चाहिए। गॉसियन सतह सोचो कौन सी हो सकती है, कौन सी गॉसियन सरफेस आप ढूंढ के लाओगे। तो आप जानते हो तार है यार, हमने पिछले वाले एग्जांपल में भी, जब हम पिछले वाला डेरिवेशन कर रहे थे उसमें भी हमने क्या किया था, हमने यूज किया था कौन सी सतह, सिलेंडर यूज किया था। तो हो इसके अंदर भी हम सिलेंडर का इस्तेमाल तो करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो गॉसियन सतह है वो यहां पर इस प्रकार अंदर निकाल रहा हूं, तो अंदर गॉसियन सतह बना लेता हूं सिलेंडर, ये ठीक है। और इसकी त्रिज्या मान लेता हूं कितनी है, इसकी त्रिज्या है आर। कितनी त्रिज्या है, आर। ओहो अच्छा, आर त्रिज्या वाला हमारे पास सिलेंडर हमने ले लिया। अब मुझे गॉसियन सरफेस तो बना लिया, मुझे इसका विद्युत क्षेत्र निकालना है। मैं जानता हूं कि फ्लक्स जो होगा ना, इसका फ्लक्स जो होगा वो दो सतह की वजह से आएगा। पहला तो चपटी सतह और दूसरा वक्र सतह। ठीक है, मैं लिख रहा हूं फ्लैट और कर्व्ड, फ्लैट और कर्व्ड, फ्लैट और कर्व्ड सरफेस। ठीक है, फ्लैट सरफेस की वजह से कितना होगा, फ्लैट सरफेस की वजह से कितना होगा आपको देखना है। तो आप जानते हो कि इस फ्लैट सरफेस का जो एरिया आएगा वो इस प्रकार से आएगा, फ्लैट सरफेस का एरिया आएगा वो इस प्रकार से आएगा, जो कि लंबवत होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या मान लेते हैं इसके अंदर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एरिया और ई के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इन चपटी सतहों की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो तो हो जाएगा जीरो। भैया ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई है हमारे लिए। अब बात करनी है हमें किसकी, वक्र सतह की या कर्व्ड सरफेस की। तो कर्व्ड सरफेस के लिए मान लेता हूं मैं ई की डायरेक्शन अभी इधर है, एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही आ जाएगी। तो ई और ए जब दोनों सेम डायरेक्शन में आए तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो एंगल हुआ। अगर इनके बीच में एंगल जीरो हुआ तो आप बोलोगे कि फ्लक्स जो होगा वो ई ए के बराबर होगा, जिसको मैं φ2 बोल लेता हूं, φ2 बोल लेता हूं। तो ई ए के बराबर मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फ्लक्स कितना, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकता हूं मैं गॉस लॉ से, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये आएगा। अच्छा चलो, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट के पास बराबर आएगा, तो ये जो है ये और ये बराबर आएगा। क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, ई ए के बराबर होगा। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है। अब क्यू इन की चर्चा करते हैं कि क्यू इन क्या है। अच्छा, अगर ये मान लेते हैं हम कि लैम्डा कूलम प्रति मीटर इसके ऊपर चार्ज वितरण था, तो ये चार्ज वितरण कहां पर है, अंदर है, भीतर है, तार के भीतर है या तार के बाहर है। ये जो तार हमने लिया है ना, इसको हमने माना है कैसा है, ये हॉलो है, खोखला तार है। क्या है, खोखला तार है। कैसा तार है, खोखला तार है ये। ठीक है, ये वाला तार जो हमने माना है किस प्रकार का तार माना है, खोखला तार है। अब खोखला तार है तो खोखला अंदर तो कुछ है नहीं, तो चार्ज वहां पर जा ही नहीं सकता, आवेश वहां पर जा ही नहीं सकता। तो आवेश कहां रहेगा, आवेश सिर्फ और सिर्फ बाहर ही बाहर रहेगा, सिर्फ बाहर ही बाहर रहेगा। अगर बाहर ही बाहर रहेगा तो क्यू अंदर में कौन सा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यू शून्य हो गया है यहां से, तो ई जो होगा वो कितना आ जाएगा, ई मेरे पास आ जाएगा जीरो। ई कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा इस तार के अंदर, अगर ये तार खोखला है तो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं खोखला नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल माल भरा हुआ है इसके अंदर, मेटल भरा हुआ है, ठीक है, धातु से बना हुआ है हमारे पास ये। तो अब क्या होगा, अगर धातु से बना हुआ है या कुछ किसी भी चीज से बना हुआ है, ठीक है, तार हमारे पास बना हुआ है ऐसे 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 ऐसे, और ये हमने ले लिया है कितना, डी दूरी ले ली है हमने, डी दूरी मान लेते हैं। ठीक है, डी दूरी मान लिए, और हम करते हैं, हमें अंदर की तरफ निकालना है, तो हम मान लेते हैं गॉसियन सतह। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हमने ले ली है आर। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने कितनी ले ली है, आर की जगह हमने मान लिया है। अच्छा, अब ये जो आपको दिया है ये इसके अंदर अंदर पूरे सॉलिड है, इसके अंदर सब माल भरा हुआ है। ठीक है, अगर भरा हुआ है तो आप जानते हो कि जब इस पूरे में चार्ज जा सकता है, इस पूरे में चार्ज जा सकता है, तो इसका जो चार्ज वितरण लेगा होगा वो कौन सा लेगा, वो हम चार्ज वितरण कौन सा लेंगे, हम लेंगे आयतन वाला चार्ज वितरण, जिसको हम बोलते हैं रो। किससे दिखाते हैं हम, रो से। और रो किसके बराबर होगा, यहाँ पे रो होगा हमारे पास लैम्डा, उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो रो होगा, चलो हम बात करते हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये हमारे पास रो होगा, ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे अभी। अच्छा, फिर से हम वही बात करते हैं कि इसमें दो सतह हैं, तो फ्लक्स होगा वो दो फ्लक्स होंगे इसके अंदर। कौन कौन सा फ्लक्स होगा, पहला तो होगा कौन सा, पहला होगा आपका एक तो फ्लैट वाला, ठीक है, जो कि जीरो हो जाएगा, आप जानते हो उसको, और दूसरा होगा कर्व्ड वाला।
दूसरा कौन सा होगा, कर्व्ड वाला, ठीक है। अच्छा, फ्लैट वाला 0 आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे पास बचेगा ये कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस में आएगा EA, कितना आएगा फ्लक्स, EA किसके बराबर आएगा, फ्लक्स EA के बराबर। तो टोटल फ्लक्स मेरे पास कितना आता है, EA के बराबर, कितना आता है, EA के बराबर, और वो किसके बराबर होता है, Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट, Q इन बटे एप्सिलॉन। कहानी अभी तक वही है जो पुराने वाले केस में थी, अभी तक कहानी वही है। हमें चर्चा करनी है Q इन की, किसकी चर्चा करनी है, Q इन की चर्चा करनी है मुझे। तो Q इन जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी हम चर्चा इधर कर लेते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं Q इन जो होगा वो रो इंटू वी के बराबर होगा, रो इंटू वी के बराबर ये होगा। अब ये रो वी क्या है, ठीक है। अच्छा भाई देखो, तो Q इन क्या होगा मेरा, रो इंटू वी के बराबर होगा, और V क्या होगा, क्योंकि सिलेंडर है और सिलेंडर का V होता है पाई आर स्क्वायर एल के बराबर, पाई आर स्क्वायर एल के बराबर। बहुत अच्छी बात है, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो क्या, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां तक हमें मिल गया। हमें तो E चाहिए, तो ए का मान रखना पड़ेगा हमें। ए का मान क्या होगा, ए का मान आप जानते हो कितना आएगा, 2 पाई आर एल, ठीक है। 2 पाई आर एल आ गया तो क्या लिखोगे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बटे एप्सिलॉन नॉट, हाँ के ना। ये चीज समझ में आई, पाई ने पाई को काट दिया है यहाँ पर, आर ने आर को काट दिया है यहाँ पर, ठीक है। ई जो मिलेगा आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से रो आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आपको ई मिल जाएगा। यहां से कितना मिल गया, रो आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ई आपको मिल गया है, ठीक है। अब पीछे चलो, वापस ये चलो, पीछे चलो, पीछे वाली स्लाइड पे चलो। हाँ, यहाँ पे हमारा जब खोखला तार था तो खोखले तार में हमने देखा था कि अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, लेकिन तार के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना था, तार के बाहर कितना था, ई बराबर 2k लैम्डा बटे आर। ये थोड़ी बदल जाएगा, तार के बाहर तो इतना ही होता ना, ये तो हम निकाल चुके हैं, अभी तो हम तार के अंदर की बात कर रहे थे बस, ठीक है। ये तो 2k लैम्डा बटे आर ही आएगा। और आगे बात करते हैं इसके अंदर ये है, ठीक है, इसको अंदर करके इन लिख लेते हैं हम। और आउट कितना होगा, आउट तो कितना होगा, 2k लैम्डा बटे आर ही आएगा, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, ये तो हम पहले से निकाल चुके हैं, है ना। बाहर वाली बात तो हम पहले कर चुके, तो इसमें तो हम अंदर वाली चर्चा कर रहे थे बस। तो यहाँ 2k लैम्डा बटे आर आया, उसमें भी 2k लैम्डा बटे आर आया बाहर के लिए, अंदर के लिए इसमें रो आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया, और उसमें कितना आया, उसमें आया 0, ठीक है। अब ये क्या हुआ, IIT ने एक बार पूछ लिया था कि इनका आप ग्राफ बना के बताओ कि कैसा कैसा ग्राफ बनेगा इनका। तो हम दोनों की बात करते हैं, पहले हम खोखले का बना लेते हैं, खोखला, ठीक है, खोखला की बना लेते हैं हम पहले, और बाद में हम बना लेते हैं सॉलिड किसके बनाते हैं, सॉलिड के बनाते हैं, जिसके अंदर माल मटेरियल भरा हो, ठीक है, सॉलिड के बना लेते हैं। अच्छा, तो किस प्रकार से बनाएंगे हम इसको, आप देखो, अंदर की बात करते हैं, तो 0 आएगा, ठीक है, और बाहर की बात करते हैं तो 2k लैम्डा बटे आर आएगा, ठीक है। यहां सॉलिड की बात करते हैं तो ई कितना आएगा, रो आर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बात करते हैं आउट की तो वो 2k लैम्डा बटे आर ही आएगा, 2k लैम्डा बटे आर ही आएगा। हाँ भाई, तो क्या हुआ, ई और आर के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, ई और आर के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो आप देख सकते हो कि जब तक हम तार के अंदर हैं विद्युत क्षेत्र 0 है, विद्युत क्षेत्र 0 है, तो ये है, दिस इज योर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र 0 है, तो हो हमें कैसे बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, यहां से यहां तक तो कुछ होगा नहीं, उसके बाद ये 1 बटे आर का रिलेशन आएगा, 1 बटे आर का रिलेशन यहां संबंध आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि इस प्रकार से यहां से यहां तक तो 0 बना दो, फिर उसके बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये एक नीचे की तरफ जाने वाला हाइपरबोला बनता जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी, यहां से ई और आर का ग्राफ हमें बनाना है, तो ई का ग्राफ ऐसे बनेगा, आर का ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर ई और आर का ग्राफ इस प्रकार से बन रहा है तो ये सीधा और फिर ऐसे हाइपरबोला, ये मिलेगा नहीं जाके यहां से, ये बिल्कुल सीधा निकलते जाएगा, अनंत पे जाके मिलेगा और अनंत कभी पहुंचेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देखोगे कि यहां तो है, जब अंदर की तरफ है तो आर से जो संबंध है वो समानुपाती संबंध है, और जो उसके बाद जब हम तार के बाहर निकल गए तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो आप देख सकते हो कि पहले सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर एक हाइपरबोला बन जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के ग्राफ बनेंगे, खोखला हो चाहे सॉलिड हो, ठीक है। तो ये हमारे
तो ये तो हमने कर लिया भाई, ये तो बहुत आसान चीज हो गई हमारे लिए, हमें सब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छे आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि हमने एक अनंत पट्टिका द्वारा विद्युत क्षेत्र भी निकाला था, तो अभी हमें उसको गॉस लॉ से निकालना पड़ेगा ना, गॉस नियम से निकालना पड़ेगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे अभी अनंत पट्टिका का विद्युत क्षेत्र गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। तो अनंत पट्टिका तो बना लो, पहले अनंत पट्टिका तो बना लो। आप जानते हो अनंत पट्टिका इस प्रकार दिखती है, ऐसे 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 और ऐसे नीचे ऐसे 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 ऐसे। इसके ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र, कितना आवेश होता है, इसके ऊपर आवेश होता है प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये जो आवेश वितरण है ना, ये पृष्ठ आवेश वितरण होता है, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोल देते हैं? सिग्मा। आप जानते हो, आपको उसका विद्युत क्षेत्र भी जानते हो, उसका विद्युत क्षेत्र आने वाला है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, आपको याद ना हो तो याद करो उसको, ठीक है। हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, किस प्रकार से हम इसका निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा सा साफ बनाते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम इसको सीधी लाइन खींच दी। तो स्मार्ट बोर्ड पर डायग्राम बनाने में बहुत बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। डायग्राम बनाना मतलब सिंपल बोर्ड पे आसान मज़ा आता है। चलो ठीक है भाई, ये बना दिया हमने। ये बना दिया। क्या बना दिया है आप सोच रहे हो, पता नहीं शीट के अंदर से कोई पाइप निकाल दिया। पाइप क्यों निकाल दिया भाई, हमारी शीट ही अच्छी थी, ठीक है, इसके अंदर पाइप निकालने की जरूरत थी क्या थी? ये पाइप नहीं है, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सतह है। गॉसियन सतह हमें माननी पड़ती है ना जब भी हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर गॉस लॉ का इस्तेमाल करें तो गॉसियन सरफेस मानेंगे। हमने गॉसियन सरफेस मानी है इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से हमने गॉसियन सरफेस मान ली है और इसके ऊपर सिग्मा चार्ज वितरण है और इसका एरिया ए है, तो आप जानते हो कि इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस तरफ आएगा, यहां पर ई, और यहां पर आएगा ई, और एरिया इसका होगा इधर ई ए, और इधर भी ई ए, और इसका जो होगा वो लंबवत होगा। यहां से ये लंबवत होगा, ये लंबवत होगा, ई इधर आएगा, इस तरफ होगा ई, और ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये ई ए। हाँ भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया है। तो आप जानते हो कि ये जो अगर इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, इनके बीच में एरिया और ई के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो इससे जो फ्लक्स होगा, इसका जो फ्लक्स होगा इस कर्व्ड सरफेस से, इस वक्र सतह से जो फ्लक्स आएगा वो तो शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो हम फिर से फ्लक्स की बात करेंगे दो रूप में, एक तो कर्व्ड में, ठीक है, कर्व्ड सरफेस में, और दूसरा फ्लैट सरफेस में। अब इसमें उल्टा है, उसमें हमें फ्लैट में 0 मिल रहा था, इसमें हमें कर्व्ड में 0 मिल रहा है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला वैसे है नहीं। तो हम बोलते हैं φ1 जो है वो 0 के बराबर आ गया। अब φ2 हमें निकालना है, फ्लैट से कितना आएगा। तो इसको देखो आप, फ्लैट से कितना आएगा, इनके बीच में कोण कितना है, ई और ए के बीच में कोण कितना है, 0। अगर ई और ए के बीच में कोण 0 है तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 0 तो 1 के बराबर आ गया। तो कुल फ्लक्स कितना आ गया, यहां से ई ए जो कि φ2 में लिख रहा हूं, यहां से ई ए, और यहां से भी ई ए, यहां से भी ई है। तो कुल फ्लक्स कितना आ गया, 2E है। 2E कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा कुल फ्लक्स। ये हमारा गॉस का नियम बोलता भी है। अगर ये बोलता है तो हम बोल सकते हैं कि 2EA जो है वो Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। हमें चर्चा करनी पड़ेगी Q इन पे। तो Q इन क्या होगा, Q इन ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चार्ज होगा जो इस सतह पर आ रहा है। इसका एरिया कितना माना है मैंने, A। इसका एरिया कितना माना है, A, और इसके अंदर आवेश कितना होगा, वो होगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q बटे A के बराबर, Q बटे A के बराबर, यही होता है ना सिग्मा। और A इधर चला जाए तो Q किसके बराबर आएगा, सिग्मा A के बराबर। तो हमारे पास कितना आ गया यहां से, सिग्मा A। Q कितना आ गया, सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। तो A से A कट गया है, यहां पर हमें क्या मिल गया, हमें यहां से E मिल गया है, हमें सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जो कि हम पहले क्लासेस में प्रूफ कर चुके हैं और इसके ऊपर हम सवाल भी काफी कर चुके हैं। लेकिन ये प्रूफ भी आपको पता होना
चाहिए। ठीक है, हमने क्या निकाला यहां पर, हमने निकाला अभी इस पट्टिका द्वारा, इस पट्टिका द्वारा विद्युत क्षेत्र, इस पट्टिका द्वारा विद्युत क्षेत्र किसका इस्तेमाल करके, गॉस के नियम का इस्तेमाल करके। तो आप लिखोगे टॉपिक जो डालोगे आप इसके अंदर, आप टॉपिक अपने हिसाब से डालते रहा करो, ठीक है, आप टॉपिक डालते जाया करो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं पूरा पढ़ा देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, तो उससे एक इंटरेस्ट बना रहता है, इसलिए मैं वो करता हूं। लेकिन आप जैसे थोड़ी एक दो लाइनें छोड़ दिया करो ठीक क्वेश्चन से पहले, तो आपको अगर लगता है कि मुझे इसके बाद टॉपिक डाल देना चाहिए तो आप टॉपिक डाल लिया करो। क्या टॉपिक डाल लिया करो कि अनंत पट्टिका द्वारा विद्युत क्षेत्र गॉस नियम के द्वारा। ठीक है, ये उल्टा ऐसे कुछ भी आप अपने करके लिख सकते हो। ठीक, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा गॉस के नियम द्वारा जो हमने एक तो अनंत छड़ या अनंत तार लिया, उसके अंदर भी हम गए, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र देखा, पट्टिका द्वारा देखा, और किस प्रकार से फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि हमें फ्लक्स निकालना पड़ता है। उसमें क्यूब वाले क्वेश्चन देखे हमने और एक स्फीयर वाले क्वेश्चन देखे। तो ये सब हमने आज की क्लास में चर्चा की। इसी चर्चा को अभी हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे गॉस के नियम के बाद बहुत सारे सवाल हम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो लेकिन आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू।